इससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछे कि फराज भाई कल पूरा दिन कोई वीडियो क्यों नहीं आया। आपको पहले ही बता देता हूँ कि माशाअल्लाह बहुत सारे लोग इस बार हमारे जानने वाले रिश्तेदार भी हज करने जा रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करने के लिए जाना हुआ था, इसलिए कल कोई भी रिपोर्ट आपके सामने लेकर नहीं आ पाया। हाजियों का पहला जत्था अब जाने वाला है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सभी को उस दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। फिलहाल कल से लेकर अब तक जितनी भी बड़ी खबरें हैं उन सारी खबरों को इस एक वीडियो में समेटकर आपके सामने रखने वाला हूं। हमास वापस आ चुका है, ये मैं आपको परसों की वीडियो में बता चुका हूं। हमास ने एक बार फिर से इजरायली सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ऑपरेशन चलाए हैं कल हमास ने, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर पहले आपको भारत से जुड़ी बता देता हूं। भारत के एक ऑफिसर की गाजा के अंदर एक हमले में मौत हो गई है। आपकी स्क्रीन पर यह है कर्नल वैभव अनिल काले। ये पहले भारतीय सेना में अपनी सेवा दिया करते थे, उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया। यूनाइटेड नेशंस में ये अपनी सेवा दे रहे थे। यूनाइटेड नेशंस की कुछ गाड़ियां गाजा के एक हॉस्पिटल में जा रही थी, उन्हीं गाड़ियों में ये मेजर साहब भी मौजूद थे। अचानक से गाड़ियों पर हमला हो जाता है जिसमें ये शहीद हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस गाजा के अंदर हमेशा से काम करता चला आया है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। और यूनाइटेड नेशंस के पीछे इजराइल किस तरह से पड़ा हुआ है आपने अभी हाल ही में देखा होगा। UNRWA की फंडिंग रुकवा दी थी कई सारे देशों से, आरोप लगाए थे कि यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे लोग 7 अक्टूबर के हमले में शामिल हैं। इजराइल चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस गाजा से अपना काम बंद कर दे ताकि ये लोग पूरी तरह से लावारिस हो जाएं। जो गाड़ियां यूनाइटेड नेशंस की हॉस्पिटल में जा रही थी उन गाड़ियों पर साफ साफ मोटे अक्षरों में यूनाइटेड नेशंस लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी उन गाड़ियों पर हमला हुआ जिसमें ये भारतीय मेजर कर्नल शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से ये जो जंग चल रही है, यूनाइटेड नेशंस का कोई पहली बार विदेशी अधिकारी मारा गया है। वैसे तो इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे लोगों को गाजा के अंदर मार दिया है, लेकिन वो सारे लोग फिलिस्तीन के ही थे जो यूनाइटेड नेशंस में काम करते थे। पहली बार किसी विदेशी अधिकारी को हमला करके मारा गया है। अब इस हमले के पीछे किसका हाथ है अभी तक कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि हम जांच करेंगे। यूनाइटेड नेशंस भी कहीं ना कहीं दबा हुआ है इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से। भाई साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस गाजा के लोगों के लिए काम कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस हमेशा इजराइल के निशाने पर भी रहता है, तो हमला कौन करेगा? हमला तो इजराइल ने ही किया है, लेकिन ना तो हमारे देश का मीडिया खुलकर इजराइल का नाम ले रहा है और न ही विदेशी मीडिया इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बता रहा है। फिलहाल हमास की तरफ चलते हैं। हमास ने कई सारे ऑपरेशन चलाए हैं। हमास गाजा में फिर से वापस आ चुका है और उसने इजरायली सैनिकों को मारना भी शुरू कर दिया है। अच्छा, हमास की खबर बताने से पहले एक खबर भारत से जुड़ी और है, वो भी आपको बता देता हूं। हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो इजराइल को बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अमेरिका या इजराइल भारत के सगे नहीं हैं। ईरान के साथ मिलकर भारत ने चाबहार बंदरगाह पर सिग्नेचर कर दिए हैं। जैसे ही भारत ने चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान के साथ मिलकर सिग्नेचर किए, अमेरिका को मिर्ची लग गई। जो बाइडेन ने तुरंत धमकी दे दी कि हम भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे। चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें उज्बेकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, तजाकिस्तान भी है और तुर्कमेनिस्तान भी है। क्या इन सारे देशों पर जो बाइडेन प्रतिबंध लगाएंगे? हद हो गई यार। दोस्तों, हमास ने कल गाजा के अंदर जबालिया इलाके में यासीन 105 शेल का इस्तेमाल करके इजराइल के मरकबा टैंकों को निशाना बनाया, जिसमें उसके चालक दल मारे गए। चालक दल जब मारा गया तो उसको लेने के लिए कुछ इजरायली टैंक वहां पर पहुंचे। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों को जीरो डिस्टेंस से, जो वाहन खड़ा हुआ था उसके पीछे कुछ इजरायली सैनिक थे, तो जीरो डिस्टेंस से हमास के लड़ाकों ने हमला किया, जिसमें 7 इजरायली सैनिक मारे गए। मरकबा टैंक पर जो हमला किया था उसमें चालक दल मारा गया। 7 इजरायली सैनिक जो उनको लेने आए थे वो मारे गए। खुद इजराइल की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन हमारे 22 सैनिक मारे गए और घायल हो गए हैं। इसमें कुछ बड़े अधिकारी भी हैं। वैसे इजराइल के भक्तों को याद दिला देना चाहता हूं, जिस जबालिया में रात हमास ने इजरायली सैनिकों को मारा है, उस एरिया में 4 महीने पहले ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट और नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया था कि हमने इस इलाके को जीत लिया है, हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस इलाके में क्या, बल्कि पूरे गाजा को लेकर ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि हमने हमास को खत्म कर दिया है। सिर्फ रफा के अंदर हमास की 4 बटालियन बची हैं
उनको हम ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारे ऊपर फिर किसी तरह का कोई हमास जैसा ख़तरा नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने नागरिकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमास के पास गाजा के अंदर अभी भी मिसाइल और रॉकेट दागने की क्षमता मौजूद है। रफा पर हमला करने का सिर्फ बहाना ढूंढ रहा है। पता है इसको भी है कि हम जीत कुछ नहीं पाए हैं। उत्तरी इजराइल की बात करें तो लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह लगातार आग बरसा रहा है। इजराइल के पूर्व भूमि सेना कमांडर ने कहा कि हम संघर्ष की लड़ाई में हैं और हमें वहां पर बहुत ज्यादा अपमान सहना पड़ रहा है। हमारी सेना कुछ नहीं कर पा रही है हिजबुल्लाह का, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली मीडिया कहता है कि हिजबुल्लाह को पूरे गलील में रॉकेट और ड्रोन दागने से कोई नहीं रोक सकता, जैसा कि 8 महीने के बाद भी कुछ नहीं बदला है। तो जब इजरायली मीडिया, इजराइल के पूर्व मेजर जनरल अधिकारी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह कितनी बड़ी चोट इजराइल को उस बॉर्डर पर दे रहा है। इजराइल के कब्जे वाली सेना ने एक बार फिर से फिलिस्तीनियों के घरों में चोरी की है। हेब्रोन जिले में मसाफर बनी नईम गांव में फिलिस्तीनी जमीन पर हमला किया और जो फिलिस्तीनी किसान हैं उनकी भेड़ों को चुरा कर ले गए। इजराइल की कब्जे वाली सेना फिलिस्तीनी किसानों की भेड़ों को चुरा कर ले गई। तो ये एक नंबर के चोर हैं, जो भी इनके हाथ लगता है ये लोग चुरा कर ले जाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं अमेरिका और जो बाइडन के बारे में आपको कुछ खबरें बता रहा हूं कि जो बाइडन लगातार इजराइल से कह रहे हैं कि भाई अगर आप रफा पर ऑपरेशन करेंगे, रेड लाइन क्रॉस करेंगे, तो हम आपको हथियार देना बंद कर देंगे, और हथियार देना बंद कर भी दिया है। लेकिन बाइडन की जो पार्टी है, अब वो पार्टी ही बाइडन के खिलाफ कहीं ना कहीं जा रही है। जो बाइडन के खिलाफ जाकर अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी एक हाउस बिल लेकर आ रही है, जिसमें इजराइल को हथियार देने के बारे में कहा जाएगा कि इजराइल के ऊपर ये जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, हथियार देना बंद कर रहे हैं जो बाइडन, तुरंत हथियार देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, खबरें ऐसी आ रही हैं, व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि जो बाइडन इस बिल को वीटो करेंगे, जो बाइडन इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, और जो बाइडन अभी भी अपनी बात पर टिके रहेंगे कि रफा पर अगर इजराइल हमले करेगा तो हम इजराइल को हथियार नहीं देंगे। लेकिन पार्टी जो बाइडन की यही चाहती है, यहूदी भरे पड़े हैं बहुत सारे इसकी पार्टी में, पार्टी चाहती है कि हथियार देते रहो। मालदीव से खबर आ रही है, मालदीव के राष्ट्रपति ने साउथ अफ्रीका ने जो मुकदमा किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उस मुकदमे का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या ही फायदा है ऐसे समर्थनों से, क्या ही मिल सकता है ऐसे समर्थन करने से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना दरबार सजाया था, सबकी बातें सुनी थी, लेकिन इजराइल को नहीं रोक सका। तो समर्थन करना या ना करना, ये तो ऐसा है जैसे कि अगर समर्थन कर लिया तो मुसलमानों की नज़र में थोड़ा सा अपना चेहरा बचा लिया कि हाँ हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं, वैसे होने वाला कुछ नहीं है। ऐसा ही कुछ मिस्र ने भी किया है। परसों मैंने आपको बताया था कि मिस्र ने ऐलान किया कि वो साउथ अफ्रीका के केस का समर्थन करेगा जो इजराइल के खिलाफ कोर्ट में चल रहा है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि भाई मिस्र जो है वो इजराइल से अपने संबंध खत्म करने पर विचार कर रहा है, जिसमें सबसे पहले अपने राजदूत को इजराइल से वापस बुलाना है। तो ये सब ड्रामेबाजी है इन देशों की, ताकि मुस्लिम इनके ऊपर अटैक ना कर सकें, मुस्लिम इन लोगों का बॉयकॉट ना कर सकें दुनिया भर के। तुर्की ने कहा कि संबंध खत्म कर दिए, लेकिन दोगलापन आपको लगातार मैं दिखा रहा हूं, लगातार जहाज इधर से उधर जा रहे हैं। मिस्र क्या करेगा, राजदूत को वापस बुला लेगा, और बुलाता भी है इजराइल से पूछकर। इन सबकी पूरी मिली भगत है। पहले इजाजत लेते होंगे कि भाई हम ऐसा बयान दे रहे हैं और अपने राजदूत को हम थोड़े दिन के लिए वापस बुला लेंगे, बाद में भेज देंगे, ताकि हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ये सब गुलाम है, और गुलाम कभी अपने आका के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरें और भी बहुत सारी हैं, इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। आज दिन में कम से कम 3 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।